तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिव्यू क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। साइंस की डिफ़ाइन पढ़ी है, बायो की पढ़ी है, बायो के कुछ डिवीजन्स के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। फिर हमने बायो के कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बायो का अदर साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है। बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोग कौन सा पेशा इख्तियार कर सकते हैं, कौन से करियर्स इख्तियार कर सकते हैं। हमने कुरान एंड बायोलॉजी के मुतालिक पढ़ा। फिर हमने कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, उनकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा, उनका वर्क पढ़ा और उनकी कुछ फेमस बुक्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने लेवल्स पढ़े सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने सेल्स पढ़ा, मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा, टिश्यू लेवल पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी, बायोस्फीयर लेवल, ये सारा हमने पढ़ा। फिर हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ा। फिर हमने मल्टी सेलुलर की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ पढ़ा, जिसके एग्जांपल्स में हम लोगों ने फ्रॉक के बारे में पढ़ा और मस्टर्ड प्लांट के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं इसके मल्टीपल चॉइस की तरफ, MCQs की तरफ। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो ख़ुद भी हल कर सकते हैं। इसका पहला जो MCQs है वो है मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक आ। मेंबर्स कहते हैं अफराद को, ठीक है। सेम स्पीशी के होने चाहिए, सेम प्लेस होनी चाहिए, एक ही जगह पे रहते हों, एक ही वक्त में हों। वो क्या बनाएंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं। इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है हैबिटेट, सेकंड है बायोस्फीयर, थर्ड है कम्युनिटी एंड फोर्थ है पॉपुलेशन। तो इसका जो आंसर है वो है पॉपुलेशन। इसका आंसर पॉपुलेशन कैसे है। पॉपुलेशन में क्या होता है, सेम प्लेस होता है, सेम टाइम होता है और सेम ही स्पीशी होती है। कम्युनिटी में क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। और हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट कोई भी एक जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए। और बायोस्फीयर में फुल वर्ल्ड आ जाती है, पूरी दुनिया आ जाती है, होल वर्ल्ड आ जाती है। तो यहाँ पे सेम स्पीशी के बारे में पूछा हुआ था, सेम स्पीशी के बारे में, सेम प्लेस के बारे में और सेम टाइम के बारे में पूछा हुआ था। तो इसका आंसर होगा पॉपुलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, if a scientist is studying the method of inserting human insulin gene in bacteria, which branch of biology may this be? ह्यूमन के अंदर जो इंसुलिन जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं, उसके अंदर लगाते हैं, वो किस फील्ड के मुतालिक आएगा। एनाटमी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी या फार्माकोलॉजी। तो इसका आंसर होगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्यों है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा होता है, ये हमारी लाइफ को इन्हेंस कर देती है, हमारी लाइफ को क्या बनाती है, आसान बनाती है, हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बना देती है, आरामदेह बनाती है। तो अगर हम में से कोई बीमार होगा तो हम उसे इंसुलिन लगाएंगे, उसे मेडिसिन देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये हम लोग किस में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे और इसका आंसर क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट हमारे पास है विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। सीक्वेंस तरतीब देना किसी चीज़ को, हमने करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि सही तरीके से तरतीब इनमें से किस चीज़ को दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में है सेल है, ऑर्गेनेली है, मॉलिक्यूल है, ऑर्गन है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है और इंडिविजुअल है। पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्यों? क्योंकि आप देखें इसके फर्स्ट ऑप्शन में ऑर्गन पहले है और टिश्यू बाद में है, ठीक है। हालांकि टिश्यू पहले बनता है और ऑर्गन बाद में बनता है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड है मॉलिक्यूल है, टिश्यू है, ऑर्गेनेली है, फिर सेल है। ऑर्गेनेली जो है वो पहले आता है, सेल भी पहले आता है और टिश्यू बाद में आता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है? गलत है, ये हमारा सही आंसर नहीं है। थर्ड वाला जो है वो है मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल। इसका जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल होता है, फिर ऑर्गेनेलीज बनती हैं, ऑर्गेनेलीज के बाद सेल, ठीक है, सेल और सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम और फिर इंडिविजुअल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट इज़ इन द हाइएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर वाला हिस्सा जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा बायो एलिमेंट पाया जाता है? तो कार्बन जो हमारी बॉडी में होती है वो 18% होती है, हाइड्रोजन हमारी बॉडी में 10% होती है हमारे बॉडी के सेल्स में, ऑक्सीजन जो है वो 65% होती है, 65% होती है, और नाइट्रोजन क्या है? 3% होती है। तो सबसे ज़्यादा जो बायो एलिमेंट हमारी सेल के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, जो क्या है? 65% पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है फिफ्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ विच आर अब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? खुराक, ठीक है, कि वो अपनी खुराक किस तरीके से हासिल करते हैं। अब्जॉर्प्टिव किसी चीज़ को जज़ब करना, तो ऐसा कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी खुराक को जज़ब करने के तरीके के तौर पर लेते हैं? प्रोटिस्ट, एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंजाई। तो इसका आंसर होगा फंजाई। फंजाई क्या करती है? अपनी खुराक को, अपना जो उसका खुराक हासिल करने का तरीका होता है वो है अब्जॉर्प्टिव, वो जज़ब करके लेती है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहती है और वहाँ से क्या करती है? अपनी खुराक को जज़ब कर लेती है। नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड। सिमिलर कहते हैं एक जैसे को, सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड तरतीब दिए गए हैं इनटू ग्रुप्स एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। एक जैसा काम कर रहे हैं, सिमिलर सेल्स होने चाहिए, एक जैसे सेल्स होने चाहिए, और वो काम भी क्या करें? मिलके एक काम करें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेली फर्स्ट ऑप्शन, बी हमारे पास है टिश्यू, सी हमारे पास है ऑर्गन और डी है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। तो सिमिलर सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। इसका आंसर होगा हमारे पास बी, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ दीज टिश्यूज़ ऑल्सो मेक द ग्लैंडुलर टिश्यू इन एनिमल्स। ऐसे कौन से टिश्यूज़ हैं एनिमल्स में जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू भी बनाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा ए, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं एनिमल्स में ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एट्थ ऑप्शन है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डैट इज़ लेस डेफिनिट इन प्लांट। ठीक है, ऐसा कौन सा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि प्लांट में कम होता है, लेस होता है, और एनिमल्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ऑप्शन है इसके टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन भी प्लांट्स के होते हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होती हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल। तो इसका आंसर आएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता, एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वॉलवर्क्स? वॉलवर्क्स का हम लोगों ने पढ़ा था कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या चीज़ इसमें वॉलवर्क्स के बारे में सही बताई गई है? वॉलवर्क्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं,
कॉलोनियल यूकैरियोट होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होते हैं? तो इसका आंसर है सी, कॉलोनियल यूकैरियोट, क्योंकि हम लोगों ने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि वॉल्वक्स क्या है, कॉलोनीज बना के रहते हैं। When we study the feeding relation among different animal species of a forest, at what level of organization we are studying? अगर हम एक फॉरेस्ट के बारे में, जंगल के बारे में स्टडी करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल लेवल के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन लेवल के बारे में पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी लेवल के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर बायोस्फीयर लेवल के बारे में पढ़ रहे हैं? तो हम इसमें कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट जो है वो कम्युनिटी लेवल में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो चेक किए जाएंगे कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आप इस चैप्टर के बारे में कितना क्लियर या कितना श्योरिटी जो है वो रखते हैं। पेज नंबर 18 पे ये आप लोगों को फ्रंट पे सबसे ऊपर जो है दिए हुए हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, अरेंज दीज स्ट्रक्चर इन ऑर्डर ऑफ लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अपर लेवल एंड राइट द लेवल अगेंस्ट ईच स्ट्रक्चर। न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन, मैन, मास ऑफ न्यूरॉन्स, कार्बन, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रेन एंड प्रोटीन। ये जितने भी नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जितने भी ऑर्डर यहाँ पे दिए हुए हैं, हमने इनको अरेंज करना है किस तरह, लोअर से हायर की तरफ लेके जाना है, मींस के छोटी चीज़ से बड़े की तरफ लेके जाना है। इसके जो आंसर्स हैं मैंने लिख दिए हैं आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ लेने हैं अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो आपको खुद भी ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाएगा। इसका आंसर जो है सबसे पहले इसके अंदर आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सबसे छोटी चीज़ है। एटम है, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद एटम बनता है कार्बन, कार्बन के बाद बनेगा एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन के बाद सेल्स में आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली बनेगी, फिर ऑर्गेनेली के बाद न्यूरॉन एक सेल बनेगा, फिर मैस ऑफ न्यूरॉन जो टिश्यूज़ बनते हैं वो बनेंगे। उसके बाद हमारे पास ब्रेन बनेगा, ब्रेन क्या है, हमारा एक ऑर्गन है। उसके बाद नर्वस सिस्टम बनेगा, मींस के ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और देन मैन एक इंडिविजुअल बनेगा। इसके अंदर पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है। किस तरह, सबसे पहले सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल से लेके इंडिविजुअल लेवल तक ही सारा बताया गया है। सब एटॉमिक लेवल में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एटम्स में क्या आ जाएगा, हमारे पास कार्बन आ जाएगा, मॉलिक्यूल में प्रोटीन आ जाएगा, ऑर्गेनेली में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, सेल में न्यूरॉन आ जाएगा, टिश्यू में मैस ऑफ न्यूरॉन आ जाएगा, ऑर्गन में हमारे पास ब्रेन आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम में नर्वस सिस्टम आ जाएगा, और फिर इंडिविजुअल में हमारे पास मैन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वुड यू डिफाइन बायोलॉजी एंड रिलेट इट विद इट्स मेजर डिवीजन्स। आप बायोलॉजी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और उसकी मेजर डिवीजन्स के बारे में आप कैसे रिलेट करते हैं। तो बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का जो कंबाइंड मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी असल में क्या चीज़ है, बायोलॉजी एक रिलेशन है, एक ताल्लुक़ है लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में। जिस तरह के लिविंग में आ जाते हैं एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, और नॉन लिविंग में आ जाएगा वाटर। लेकिन हम लोग वाटर के बारे में बायो में भी पढ़ते हैं, और वाटर क्या है, इंसानी ज़िंदगी के लिए या ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, एक रिलेशन पढ़ते हैं लिविंग का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। इसकी जो डिवीजन्स हैं वो 3 मेन डिवीजन्स हम लोगों ने पढ़ी थी, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। बॉटनी में हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, और माइक्रोबायोलॉजी में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, ठीक है। इनके बारे में हमने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ टेबल शोइंग द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड द स्टडीज डील विद।
यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा है उनके बारे में बताएं और वो किस किस के मुतल्लिक हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था इस चैप्टर में वो बायोलॉजी की डिविजन्स और ब्रांचेस के बारे में ही किया था। पेज नंबर 2 पे और 3 पे आप लोगों को मिल जाएगा। जिस तरह यहाँ पे सबसे पहले डिविजन्स दी हुई हैं, जोलॉजी के बारे में बताया हुआ है, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन जो कि हमें एनिमल्स के बारे में बताती है वो हमारे पास जोलॉजी कहलाती हैं। बॉटनी प्लांट्स के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, नीचे मॉर्फोलॉजी, अनैटमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जीनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनोमी, पैलेंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। इन सब ब्रांचेस के बारे में हम लोग सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। मॉर्फोलॉजी में हम लोग फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसा दिखता है। अनैटमी में क्या करते हैं हम लोग, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, उसका अप लेवल कट करते हैं और उसका इंटरनल देखते हैं कि वो कैसा दिखता है या उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। हिस्टोलॉजी में हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, टिश्यूज़ की स्टडी जिसमें की जाती है वो हिस्टोलॉजी होता है। सेल बायोलॉजी में हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल की ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कि सेल्स की डिवीजन कैसे होती है। फिजियोलॉजी में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जीन्स जो है वो पेरेंट्स से, माँ बाप से औलाद में कैसे मुंतकिल होते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, वरासत के बारे में पढ़ते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं, जाइगोट के बारे में पढ़ते हैं। टेक्सोनमी में हम लोग पढ़ते हैं नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको कैसे नेम दिया गया है और उसको किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है। पैलेंटोलॉजी में हम लोग फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि आज से हज़ारों साल पहले जो हैं वो मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं, उनकी हड्डियाँ या फिर उनकी बाकियात जो हैं वो ज़मीन के अंदर दफन होती हैं, उनके बारे में हम लोग पैलेंटोलॉजी में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सोशियो बायोलॉजी में अपने सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स के मुतालिक पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं कि ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसे काम कौन से हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी ज़िंदगी आसान हो गई है, वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं, किसका, एनिमल्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एंटोमोलॉजी में हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ते हैं। और फार्माकोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है गिव पॉइंट्स टू एडवोकेट दैट बायोलॉजी इज़ लिंक्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। वो कह रहे हैं कि आप जो है बताएं कि बायोलॉजी किस तरह केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, जियोग्राफी और इकोनॉमिक के साथ रिलेट करती है, ताल्लुक़ है उसका, कैसे इंटरेक्ट करती है। तो ये जो है हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी का क्या इंट्रैक्शन है दूसरी साइंसेस के साथ, जैसे कि बायोफिज़िक्स के साथ, बायोकेमिस्ट्री के साथ, बायोमैथमेटिक्स के साथ, बायोजियोग्राफी, बायो इकोनॉमिक्स, इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बायोफिज़िक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं कि बायो जो है वो फिज़िक्स के साथ कैसे जो है वो उसका रिलेट करती है, कैसे ताल्लुक़ है। एग्जाम्पल में दिया हुआ था कि जिस तरह एक मशीन काम करती है, सेम उसी तरीके से हमारे हाथ पाँव के जो जॉइंट्स हैं, लिम्स हैं, वो काम करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो केमिकल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। बायोमैथमेटिक्स में किसके बारे में बात करते हैं कि अगर हम कोई भी रिसर्च करते हैं बायो में, उसका डाटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो किसकी मदद से किया जाता है, बायोमैथमेटिक्स की मदद से। बायोजियोग्राफी में क्या करते हैं, फुल वर्ल्ड की, होल वर्ल्ड की क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा जाता है कि वर्ल्ड के कौन से हिस्से में कौन से जानवर पाए जाते हैं, कहाँ पे ज़िंदगी आबाद है, कहाँ पे नहीं है। बायो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है
कि हमारा किस तरह प्रॉफिट हमें आ सकता है, किस तरह नुकसान होता है, हर चीज़ के बारे में हम लोग बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस करना, फ़र्क वाजे करना, द बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स। आप कैसे फ़र्क जाहिर कर सकते हैं बायोमोलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। व्हाट इज़ द क्राइटेरियन फॉर क्लासीफाइंग अ बायोमोलिक्यूल एज माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है, मयार, क्राइटेरिया किसी चीज़ का, कि बायोमोलिक्यूल्स में जो माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं हम लोग कैसे उनका मयार जो है देख सकते हैं, कैसे हमें उनका फ़र्क पता चलता है। सबसे पहले हम लोग अदर मॉलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स में डिफरेंस देख लेते हैं। देयर आर 92 काइंड ऑफ एलिमेंट्स दैट आर अकरिंग इन नेचर। इस कुदरत में, इस दुनिया में तकरीबन 92 किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उन सब को हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? देयर आर टोटल 16 बायो एलिमेंट्स दैट टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ये जो टोटल हमारे पास 92 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से 16 जो है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं। वो बायोमोलिक्यूल्स क्यों हैं? क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, अपना पार्ट प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बताना है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। माइक्रोमोलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल्स विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है, उनको हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में ग्लूकोज और वाटर। मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन से आते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, ज़्यादा होता है, उनको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। इनकी एग्जाम्पल में स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। एक ज़िंदगी के लेवल्स बताने हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो तरतीब दिए गए हैं वो किस तरह दिए गए हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये वाला। सबसे पहले सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल आता है, फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल आता है, फिर ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल आता है, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और फिर एंड में बायोस्फीयर लेवल। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये देखें, आपको बताया हुआ है, ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। इसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल में माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल में ऑर्गेनेलीज और सेल के बारे में पढ़ा। किन किन ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करवाती थी? सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन। और राइबोसोम्स क्या करवाती थी? प्रोटीन सिंथेसिस करवाती थी, प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करती थी। टिश्यू लेवल के बारे में पढ़ा कि सेल्स और सेल्स मिलते जाएंगे, सेम टाइप के सेल्स मिलेंगे और वो क्या बना देंगे? टिश्यू बना देंगे। टिश्यू की एग्जांपल्स पढ़ी थी, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। प्लांट टिश्यू में एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, एनिमल्स टिश्यू में नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में पढ़ा था। इंडिविजुअल लेवल के बारे में पढ़ा, पॉपुलेशन लेवल के बारे में पढ़ा। पॉपुलेशन लेवल क्या होती है? सेम स्पीशी होनी चाहिए, सेम प्लेस होना चाहिए, सेम टाइम होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। कम्युनिटी में क्या होता है? डिफरेंट पॉपुलेशन जो हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम की पॉपुलेशन जो है वो एक जगह पे रहती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी लेवल बोलते हैं। जिस तरह के फॉरेस्ट, जंगल में प्लांट्स भी होते हैं, जंगल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जंगल में एनिमल्स भी होते हैं। तो ये क्या है? डिफरेंट स्पीशीज़ हैं लेकिन एक ही जगह पे हैं, इनको हम लोग कम्युनिटी लेवल बोलते हैं। बायोस्फीयर लेवल में क्या किसके बारे में पढ़ते हैं? कि अर्थ का, ज़मीन का जो हिस्सा आबाद है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो हम लोग बायोस्फीयर लेवल में पढ़ते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट वाला लास्ट क्वेश्चन है। इज़ देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग दम द सेल्स ऑफ अ कॉलोनी? If you find division of labor among the cells and tissues, what level of cellular organization is it? क्या कॉलोनी के अंदर भी जो सेल्स हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे पे इन्हसार करते हैं? अगर करते हैं तो वो सेल की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है?
तो इसका आंसर है देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग दम द सेल्स ऑफ अ कॉलोनी। कॉलोनी के सेल्स के अंदर कोई लेबर नहीं होती है, कोई वो एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं करते हैं, वो एक जगह पे रहते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन हर सेल का अपना फंक्शन होता है, अपना काम होता है, कोई एक दूसरे की मदद से ज़िंदा नहीं रहता वहाँ पे। हमारा इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और द टर्म्स हैं जो कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।